जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम शास्त्र के स्टडी चैनल पर। और जहां हम तैयारी कर रहे हैं राज्य स्तरीय एक दिवसीय परीक्षाओं की और जो भी लोक सेवा आयोग से आधारित परीक्षाएं होती है उसकी। तो उसी क्रम में हम संविधान को लेकर चल रहे हैं और संविधान में हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट डिस्कस किया था 1781 को, और जहां से हम आगे बढ़ते हुए आज 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम एक कहानी समझते हैं, बहुत छोटी सी बात को समझते हैं। देखो, जो पहले शासन था और जो भी व्यापार था, पहले मतलब 1773 में हो या 1781 में जो कोशिश की गई हो, तो पहले शासन और व्यापार दोनों कंपनी के अधीन थे, दोनों कंपनी के अधीन थे। आपने 1773 वाले एक्ट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये चीज समझी होगी कि जो दोनों थे वो कौन देख रहा था उसको, एक तो निदेशक मंडल देख रहा था और दूसरा स्वत्वधारी मंडल देख रहा था, स्वत्वधारी मंडल देख रहा था। ये कौन था? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, और दूसरा ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे। तो ये, लेकिन दोनों ही किसके थे? दोनों ही संस्थाएं किसके द्वारा बनाई गई थी? दोनों ही संस्थाएं कंपनी की ही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंतर्गत थी 1773 में। और इन दोनों संस्थाओं पर जो नियंत्रण था साहब, वो किसका था? इन दोनों संस्थाओं पर जो नियंत्रण था वो नियंत्रण ब्रिटिश पार्लियामेंट का था। लेकिन ये जो है निदेशक मंडल और स्वत्वधारी मंडल, ये पूरा कंपनी के लिए ही तो लोग थे, कंपनी के ही तो शेयर होल्डर्स थे। ये कलेक्टिव बॉडी थी, ये एक ग्रुप था शेयर होल्डर्स का, और यहीं से चुनकर कुछ लोग जो बने थे वो यहाँ थे। तो हम कह सकते थे कि पहले जो शासन और व्यापार पर नियंत्रण था वो कंपनी का ही था, वो कंपनी का ही था। कंपनी ही उस पर शासन कर रही थी, कंपनी ही व्यापार कर रही थी। परंतु इस 1784 के अधिनियम के माध्यम से, 1784 के अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ? जो कंपनी के कार्य हैं वो दो बॉडीज के द्वारा देखे जाने लगे। कंपनी के कार्यों को दो बॉडीज के द्वारा देखा जाने लगा, और कंपनी के कार्यों को कैसे बांट दिया गया? जो कंपनी के कार्य थे वो कार्यों को बांट दिया गया। एक तो व्यापारिक कार्य, व्यापारिक क्रियाकलाप, और दूसरा राजनैतिक क्रियाकलाप, राजनैतिक क्रियाकलाप। तो 1784 में कंपनी को कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो व्यापारिक क्रियाकलाप होंगे और दूसरे में राजनैतिक क्रियाकलाप होंगे। भैया, जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे इनको कौन देखेगा? ये एक निदेशक मंडल देखेगा, ये एक निदेशक मंडल देखेगा, और जिसको हम क्या कहेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और राजनीतिक क्रियाकलापों को जो देखेगा वो होगा कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स, वो नियंत्रक मंडल होगा, नियंत्रक मंडल होगा, और जिसको हम बोलेंगे कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है भैया। व्यापारिक गतिविधियों को अब निदेशक मंडल के द्वारा देखा जाने लगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा देखे जाने लगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही
सारा व्यापार से संबंधित, शासन से संबंधित जो भी चीजें थी, अभी तक पहले ये देखते थे, लेकिन अभी पहले वाली संस्था से केवल निदेशक मंडल रहा, उसको एक ही ग्रुप बना दिया गया। और दूसरा जो राजनीतिक जो क्रियाकलाप देखेंगे वो नियंत्रक मंडल को दे दिया गया, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। राजनीतिक गतिविधियां पूरी की पूरी नियंत्रक मंडल द्वारा मॉनिटर की जाने लगी। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि इसी में अब हम आगे पढ़ते हैं कि आखिर इस एक्ट के माध्यम से किस तरह से आगे कहानी बढ़ती है। तो देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट को जो सबसे पहली बात करते हैं, हम बात करते हैं कारण की कि पिट्स इंडिया एक्ट को लाने का कारण क्या था। पिट्स इंडिया एक्ट को लाने का कारण क्या था? सबसे पहला कारण था 1781 की असफलता। भाई 1781 की असफलता थी सेटलमेंट एक्ट की, वहां इस्तीफे दे दिए थे लोगों ने। और दूसरा था कि कंपनी के व्यापारिक कार्यों, कंपनी के व्यापारिक कार्यों व राजनीतिक कार्यों को अलग करना। एक उद्देश्य इसमें छुपा था, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को राजनीतिक कार्यों को अलग करना। तो कारण क्लियर हो गया आपको कि भाई एक तो सबसे बड़ा कारण क्या था इसका? सबसे बड़ा कारण था 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का फेलियर था। और दूसरा था कि जो कंपनी काम कर रही थी उसके व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को अलग करना, जो अभी हमने डिस्कस किया था, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे उस चीज को। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो दस्तावेज था ये भारत में ब्रिटिश अधिकारिता क्षेत्र को दर्शाने वाला पहला दस्तावेज था। भारत में ब्रिटिश अधिकारिता क्षेत्र को दर्शाने वाला पहला दस्तावेज था। इसमें साफ साफ एक शीर्षक लिखा गया था इस 1781 के। आप ऐसा समझिए कि ये जो दस्तावेज है ये एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज में क्या है साहब, जो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। इसमें साफ साफ लिखा था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ये पहली बार ये बात लिखी गई कि भारत में, इसका शीर्षक ही क्या था, भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, ये इसका शीर्षक था। इस दस्तावेज का पहला शीर्षक ही क्या था, भारत का ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। मैं इसको बार बार क्यों फोकस कर रहा हूं, मैं बार बार यहां क्यों जोर दे रहा हूं, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये प्रश्न बनता है अक्सर बार बार कि किस दस्तावेज के माध्यम से भारत को पहली बार ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कहा गया। तो वो 1784 का ही दस्तावेज था, 1784 का ही यही पिट्स इंडिया एक्ट था, जिसमें पहली बार शीर्षक के रूप में यही लाइन लिखी गई थी, भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। अब ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कौन कौन से थे भारत में? वो साहब चाहे बंगाल हो, चाहे मुंबई हो, चाहे मद्रास हो, चाहे बिहार हो या उड़ीसा हो, अभी मेन रूप से यही थे। एंड देन तो इन अधिकाराधीन क्षेत्रों में जो भी प्रशासन होगा, जो भी व्यापार संबंधित गतिविधियां होंगी, उससे संबंधित दस्तावेज 1784 में आया था, जिसको सीधे सीधे पहली बार कहा गया था इन क्षेत्रों को कि भैया ये ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र है, ये ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट है। यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर इस शीर्षक के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे 1784 के अंतर्गत,
जो भी प्रावधान किए गए थे, तो वो प्रावधान आखिर क्या क्या थे भाई? वो जो प्रावधान थे वो आखिर क्या थे? सबसे पहला प्रावधान क्या था इस 1784 का? कंपनी के व्यापारिक कार्यों व राजनीतिक कार्यों को अलग करना। सबसे मुख्य उद्देश्य यही था कंपनी का, और कारण भी यही था इसको लाने का। यह असफलता तो थी ही। प्रावधान में सबसे पहला काम जो किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। जो कंपनी के कार्य थे, कंपनी के जो कार्य थे, इनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक व्यापारिक कार्य, इसको ऐसे समझते हैं, कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हो गया व्यापारिक कार्य, और दूसरा राजनैतिक कार्य। जो व्यापारिक कार्य थे, इन व्यापारिक कार्यों को देख रेख के लिए किसको बनाया गया? इन व्यापारिक कार्यों पर जो नजर रखेगा वो कौन रखेगा? तो वो नजर रखने वाली बॉडी बनी निदेशक मंडल। निदेशक मंडल, जिसको बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। दूसरा, जो राजनीतिक कार्य थे, राजनीतिक कार्यों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किसको बनाया गया? तो यहां जो बनाया गया राजनीतिक कार्यों के लिए, एक तो निदेशक मंडल हो गया, और दूसरा यहां पे इन पे नजर रखने के लिए जो बनाया गया वो बनाया गया नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल, जिसको बोलेंगे साहब कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स। कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स में इस नियंत्रक मंडल में जो सदस्य रहेंगे वो कुल 6 सदस्य रहेंगे। कुल 6 सदस्य यहां पर रहेंगे। और जो व्यापारिक कार्य को देखेंगे, जो इन वाले कामों को देखेंगे, यहां कुल 24 लोग रहेंगे। ये बात क्लियर हुई कि कंपनी को कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक व्यापारिक कार्य और एक राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य को जो देखेगा, जो मॉनिटर करेगा, जो सुपरवाइज करेगा, वो निदेशक मंडल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, जिसमें कुल 24 लोग रहेंगे। और इन 24 लोगों में से भी हर वर्ष 1/4 अवकाश लेते जाएंगे। हर वर्ष 1/4 अवकाश लेते जाएंगे। और जो राजनीतिक कार्य होंगे, इसको देखिएगा साहब नियंत्रक मंडल। इस राजनीतिक कार्यों से संबंधित जो नियंत्रक मंडल था, ये 6 सदस्य, आप क्या जानते हैं कि इनको कौन चुनता था? इन 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? इस नियंत्रक मंडल का जो अध्यक्ष होगा, वो ब्रिटिश संसद का सदस्य होगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होगा। और इन सारे सदस्यों को जो चुनता था वो ब्रिटेन का सम्राट चुनता था। ब्रिटेन का सम्राट इनकी नियुक्ति करता था, और ब्रिटेन का सम्राट ही इन सदस्यों को अपने पद से हटाता था। मीन्स फाइनली ये हुआ कि ब्रिटिश क्राउन ओनली अपॉइंट दीज 6 members and dismissed also. He can dismissed also, or he can appoint these 6 members in this control of directors. तो ये बात क्लियर हुई आपको कि भाई ये जो नियंत्रक मंडल होगा, इसमें कुल 6 सदस्य होंगे, और इसका जो अध्यक्ष होगा इस नियंत्रक मंडल का,
इन 6 सदस्यों में से एक वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य होगा और इनकी जो नियुक्ति होगी या मान लो इनकी जो पदच्युति होगी, जो डिसमिस होंगे ये अपने पद से जो टर्मिनेट होंगे, वो कौन करेगा साहब? सम्राट करेगा। तो नियुक्ति एंड पदच्युति, यहां कम दिख रहा हो तो आप लिख लेना, आपने मैं बोल भी रहा हूं, सम्राट करेगा। ये सम्राट को राइट था ये करने का। तो इतनी बात नियंत्रक मंडल के बारे में हमने समझी, इतनी बात हमें समझ में आ गई। जो व्यापारिक कार्य होंगे इसमें 24 लोग होंगे और इनको जो नजर देखेगा इसको कौन देखेगा साहब? ये निदेशक मंडल देखेगा। ये निदेशक मंडल का काम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम भी तो व्यापार से संबंधित चीजों को देखने का होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे और जो नियंत्रक मंडल होगा। अब एक बड़ी कॉमन सी बात है, आप ये सोचिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये दस्तावेज लेकर आई और कोशिश भी ये की गई कि किसी तरह से वहां भारत में जो भी कंपनी के कार्य हो रहे हैं उन पर पूरा नियंत्रण हमारा आ जाए। इसीलिए ये बात भी रखी गई कि भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र ये होगा। तो भैया ब्रिटिश कंट्रोल में आने की आपको कुछ चीज यहां लग रही है? आपने कहा ठीक है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां रहेंगे, लेकिन इन डायरेक्टर्स पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसको दे दी? कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स को। और इन कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठ गया? खुद ब्रिटिश सरकार बैठ गई। उन्हीं का तो एक सदस्य इसका अध्यक्ष बनता है। देखो सारी कहानी कनेक्टेड है, आपने बस अच्छे से समझना है, कुछ भी याद करने की या रटने की जरूरत नहीं होगी, बस आप अगर समझ गए तो चीजों को। इसीलिए तो यहां पे इनका अध्यक्ष बनाकर ब्रिटिश सरकार ने अपना आदमी बैठा दिया कि भाई आप इन सब पे नजर रखो और ये अगर कुछ भी करते तो इस पे कंट्रोल करने का काम किसका रहेगा? आपका रहेगा। और अगर ये कुछ गड़बड़ घोटाला करते हैं तो भैया इन्हें हटाने का प्रावधान भी था। वो कौन कर सकता था? सम्राट ही कर सकता था। और सम्राट ही क्या कर सकता था? उसे पद पर रख सकता था। आप सम्राट मतलब आप ऐसा समझ लो हमारे भारत में जो राष्ट्रपति का काम है वो वहां ब्रिटेन में सम्राट का काम था। तो सम्राट मंत्रिमंडल की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रिमंडल की रिपोर्ट के आधार पर तब ये काम करता था। तो ये बात हमारी दोनों क्लियर हो गई है। अब अगली बात हम देखते हैं इसमें कि जो प्रावधान हमारे हो गए थे, इन्हीं प्रावधानों में ये एक प्रावधान ये हुआ था कि भाई कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया। दूसरा जो प्रावधान इसमें हुआ कि भाई एक जो दूसरा प्रावधान इसमें किया गया, एक कार्यकारिणी परिषद थी 1773 वाले में, कार्यकारिणी परिषद थी 1773 में। उस कार्यकारिणी परिषद में या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इसको क्या कहेंगे? और एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी इसी को कहते हैं। उसमें पहले पूर्व में मतलब 1773 वाले में कितने सदस्य थे भाई? 4 सदस्य थे। 4 सदस्य थे। लेकिन अभी क्या कर दिया गया? इसको घटाकर कर दिया गया 3 सदस्य। इसको घटाकर 3 सदस्य कर दिए गए। ये बात क्लियर है अच्छे से? और इसके अंतर्गत पहला प्रावधान ये हमने पढ़ा, दूसरा प्रावधान ये हमने पढ़ा। अभी हम तीसरा प्रावधान देखते हैं कि तीसरा क्या प्रोविजन इसके अंतर्गत हुआ। तो भैया तीसरा प्रोविजन इसके अंदर ये हुआ कि हमने ये बात देखी थी कि भारत में जो अंग्रेज अधिकारी थे कई व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त थे, कई अवैध कार्यों में लिप्त थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि यार इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इंग्लैंड में, ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना की। एक कोर्ट की स्थापना ब्रिटेन में की गई और जो अंग्रेज अधिकारी भारत में होते थे जिनके ऊपर अवैध कार्यों हेतु आरोप लगाए जाते थे, तो उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाइयां होती थी, जो भी अब्यूजन होता था, वो उस कोर्ट में होता था। तो इसी एक्ट के माध्यम से एक कोर्ट का भी गठन हुआ। कहां पर ये कोर्ट बनी साहब? ये कोर्ट बनी कहां? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में या फिर ब्रिटेन में ये कोर्ट बनी। और ये कोर्ट का काम क्या था? इस कोर्ट का काम था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे भारत में,
अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर कार्रवाई। तो हमने तीन प्रोविजन पढ़े, तीन प्रावधान पढ़े। ये जो तीन प्रावधान किए गए थे कौन से एक्ट में किए गए थे साहब? ये जो हम पढ़ रहे हैं 1784 का एक्ट। प्रावधान क्या थे? पहला प्रावधान क्या पढ़ा हमने? पहला प्रावधान हमने पढ़ा कि कंपनी के जो कार्य थे, कंपनी के कार्यों को अब दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक व्यापारिक कार्य और दूसरे राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्यों पर जो नजर रखेगी, जो मॉनिटर करेगी, एक बॉडी बना दी गई जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और उसमें लगभग 24 सदस्य थे और वह 24 सदस्य 1/4 सदस्य हर साल रिटायर होते थे, हर साल अवकाश पर चले जाते थे। लेकिन इनका काम केवल क्या था? व्यापार से संबंधित हर एक्शन पर नजर रखना, ट्रेड से रिलेटेड हर कार्य पर, हर क्रियाकलाप पर नजर रखना। दूसरी बात, राजनीतिक कार्य थे। राजनीतिक कार्यों के अंतर्गत जो एक बॉडी बनाई गई उसका नाम था साहब कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स राजनीतिक क्रियाकलापों पर अपनी नजर रखेगा। उन कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 6 सदस्य होते थे। 6 लोगों की एक बॉडी बनी जिसको बोला गया कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स, जिसका काम था कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर नजर रखना। ये 6 लोग कौन चुनता था, कौन इनको पद से हटाता था? तो मेरे भाई वो केवल और केवल सम्राट का काम था, जो ब्रिटेन में बैठते थे। मंत्रिमंडल की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रिमंडल की रिपोर्ट्स के आधार पर सम्राट ये डिसाइड करते थे कि भाई भारत में ये स्थिति है, ये रहने लायक है और ये नहीं है, इसको हटाएं और इसको रखें। तो कुल 6 लोगों में से जो अध्यक्ष पद होता था वो एक ब्रिटिश सरकार का मंत्रिमंडल का ही सदस्य होता था। तो नियंत्रक मंडल जो था उसका काम था कंपनी के व्यापारिक गतिविधियां जो थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन पर नजर रखना, उन पर कंट्रोल करना। तो बड़ी सीधी सी बात थी, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स में तो ब्रिटिश लोग होने ही थे, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के लोग होने ही थे, क्योंकि वो कंपनी पर अपना दबाव, अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते थे। और अगर कंपनी के ही लोग वहां बैठ जाते तो क्या होता? तो वो गड़बड़ घोटाले फिर से होते, फिर वही व्यापार वाली स्थिति होती और वहीं पर रिश्वतखोरी और सारी समस्याएं होने लग जाती। तो उन समस्याओं को दूर करने की एक मुहिम सबसे पहले इस एक्ट के माध्यम से चली थी। और सबसे बड़ी बात ये समझ लेना कि ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र जो कहा गया वो इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही सबसे पहले कहा गया। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप सब लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिए। इसका पहला शीर्षक ही ये था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ये बात हमने समझ ली। कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को भी 4 से 3 कर दिया गया था। 1773 में 4 सदस्य होते थे, अब 3 पार्षद हो चुके थे। और इसके अलावा इंग्लैंड में एक कोर्ट की भी स्थापना की गई थी, जो अंग्रेज अधिकारी अगर कुछ व्यापारिक या कुछ अवैध गतिविधियों में लिप्त होंगे भारत के अंदर तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी वो उस कोर्ट में की जाएगी। और ये कोर्ट कहाँ स्थित थी? इंग्लैंड में थी, ब्रिटेन में थी। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम चलते हैं अगले एक्ट पर, जिसका नाम था 1786। 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम देखो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसमें जो घटनाएं कुछ घटी है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो इस अधिनियम के माध्यम से पहला काम क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल जो होगा वो प्रधान सेनापति भी होगा। गवर्नर जनरल अगर होगा तो। दूसरा इसमें प्रावधान किया गया
कि भैया अगर कार्यकारिणी परिषद, अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई भी अगर कानून बनाकर लेकर आती है, कोई भी अगर विधेयक या प्रस्ताव लेकर आती है, तो गवर्नर जनरल को ये राइट होगा कि वो उसे रद्द कर दे, वो उसको अमान्य घोषित कर दे। तो इसमें सबसे पहले ये बात की गई कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करने की शक्ति इसके द्वारा दी गई। मतलब आप ऐसा समझो इन शॉर्ट कि गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, परिषद के निर्णय या फिर कानून को रद्द कर सकता था। तो 1786 के अधिनियम से दो प्रावधान किए गए साहब। दो प्रावधान क्या थे कि सबसे पहले प्रावधान में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया गया। प्रधान सेनापति बनाया गया कि भैया अब जो है ये सेना संबंधित जितने भी मैटर होंगे ये सब सेनापति जो होगा इसका ना प्रधान मुख्य जो सेनापति होगा वो भी गवर्नर जनरल ही होगा। मतलब युद्ध संबंधी या कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसे राइट्स होंगे वो सब किसके पास होंगे? गवर्नर जनरल के पास होंगे। दूसरी बात क्या की गई, गवर्नर जनरल को ही फिर से यहां पर दूसरे वाले प्रावधान में भी एम्पावर करते हुए क्या कहा गया कि भैया कार्यकारिणी परिषद जो होगी ना, अगर वो कोई बात लेकर आती है, कोई कानून बनाकर लेकर आती है, तो मुझे ये राइट होना चाहिए कि मुझे अगर नहीं वो पसंद है तो मैं उसको रद्द कर दूं। तो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल को एम्पावर किया जा रहा है दोनों ही प्रोविजंस में कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल को ही मजबूत करने की कोशिश की गई है। ये बात हमें यहां से समझ आती है, इन प्रोविजंस से समझ आती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या थी जो आखिर निकलकर ये आए, जो आखिर निकलकर कुछ इस तरह के आया कि गवर्नर जनरल को ही हिटलर बनाने की कोशिश की गई है। तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल आखिर इस कालखंड में यहां पर आ गया? तो ऐसा गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गवर्नर था। इसी समय की अगर हम बात करें, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था 1786 में भारत में आया था। 1786 में इसी दिन के अंतर्गत तो ये भारत दो बार आया था। एक बार 1786 से 1793 तक ये भारत में रुका, उसके बाद फिर दोबारा भारत में आया। ये दोबारा करीब 1805 के लगभग इसकी मृत्यु भारत में ही हो गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अब सवाल ये उठता है कि सर ये बताओ कि ये गवर्नर तो आ रहा था, गवर्नर जनरल तो आ रहा था, मगर इसको इतने सारे ये शक्तियां कैसे दे दी? तो शक्तियों के पीछे रीजन ये था साहब, अमेरिका में उन्हीं दिनों क्रांति चल रही थी और ये अमेरिका में भी जो है अपनी सेना को लेकर जा रखे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस जी, और वहां लेकिन ये हार गए थे। लेकिन इनका बहुत बड़ा कद था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इनका कद बहुत ऊंचा था। इन्होंने और भी अच्छे काम किए थे, कई आयरलैंड्स में इन्होंने अपनी जो है विजय हासिल करवाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चूंकि हार मिल चुकी थी इन्हें अमेरिका से, तो इनको वापस बुला लिया साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस बुलाया। उन्होंने कहा भाई अब ऐसा है, अब हम आपको गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेज रहे हैं। अब गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेज रहे हैं, लेकिन कॉर्नवालिस को पता था भाई ये गलतियां मेरे साथ हुई हैं अमेरिका में, जिसकी वजह से मुझे हार का सामना करना पड़ा। तो कॉर्नवालिस ने पहले ही अपनी शर्तें रख दी भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटेन की सरकार के सामने कि जी मैं चला तो जाऊंगा, मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर भाई मुझे जो है ना सारी सेनाओं का सेनापति बनाया जाए, ताकि मैं जब जैसे उनको आदेश कर सकूं वो वैसे काम करें।
पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो सर्वोपरि होना चाहिए। मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल नीचे अगर कोई डिसीजन देकर आ रही है, कोई निर्णय ला रही है या कोई कानून मेरे सामने लेके आ रही है, तो मुझे अधिकार होना चाहिए उसे रद्द करने का, उसे नल एंड वॉइड करने का। तो इस कारण से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में लाने के लिए ये अधिनियम में ये प्रोविजंस किए गए और इसीलिए गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया गया और इसी गवर्नर जनरल को फिर कार्यकारिणी परिषद के निर्णय को भी रद्द करने की पावर दी गई। ये बात यहां तक क्लियर है। छोटी सी बात करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ और काम किए थे। 1786 से 1793 तक ये फर्स्ट टाइम भारत आया था। फर्स्ट टाइम इंडिया केम हियर। पहली बार भारत आया था 1786 से 1793 तक ये रुका था और इसने एक जो बनाया था, इसने भारत में कॉर्नवालिस कोड भी बनाया था, कॉर्नवालिस कोड। दूसरा जो भारत में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली आई थी, स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली आई थी, वो भी इसी की देन थी भारत के अंदर। भारत चूंकि ये 2 बार आया था और जब ये सेकेंड टाइम इंडिया आया, जब ये सेकेंड टाइम इंडिया आया था, सेकेंड टाइम जब ये इंडिया पहुंचे, कब? 1805 में। तो भैया इनके साथ क्या हुआ, ये गाजीपुर में थे। कहां? गाजीपुर में, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में थे, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे जिनकी भारत में मृत्यु हुई थी। और ये मृत्यु होने का कारण ये नहीं था कि इनकी हत्या हो गई थी या इनकी गोली मार दी थी या इनको कुछ और, या युद्ध में इनकी मृत्यु, ऐसा नहीं था। इनकी नेचुरल डेथ थी, प्राकृतिक मृत्यु थी। तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ये 2 बार भारत आए थे। पहली बार ये आए थे इस अधिनियम के द्वारा, जब ये यहाँ रुके थे। इसके बाद इसी के दौरान इन्होंने क्या करा, कॉर्नवालिस कोड यहाँ पे बनाया। ये हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन अभी उसके क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ। स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली भी इन्होंने दी। फिर ये दोबारा आए 1805 में, सेकेंड टाइम इंडिया आए और फर्स्ट टाइम ये यहाँ पर आए। तो गाजीपुर में मृत्यु इनकी हो गई थी, उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं अच्छे से। और कॉर्नवालिस कोड क्या था? ये एक नियमों का संकलन था। लगभग कुल 48 नियम थे जो कोर्ट से रिलेटेड थे। कई जगह पर कोर्ट की स्थापना की गई थी। हालांकि मैं इन डिटेल इन सबको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी हम मेन टॉपिक पे रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते। तो इतनी बात समझ में आई कि भैया इसको लाने के पीछे कौन था? कॉर्नवालिस था। और इतना ज्यादा मजबूत बनाने के पीछे भी कौन था? कॉर्नवालिस था। इसलिए इतनी ज्यादा शक्तियां इनको मिली। तो यहां तक की कहानी आई थिंक आप सभी को क्लियर है। अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आगे के जो भी हमारे अधिनियम होंगे वो हम आगे चर्चा करेंगे। चार्टर एक्ट हमारे 4 हैं, वो सारे हम नियम से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें। आप लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।